हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाल विकास के टॉप क्लास प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। अब पार्ट 2 पर डिस्कशन होगा और ऐसे प्रश्नों को समावेशित किया गया है जो हर एक परीक्षा के लिए रामबाण होते हैं और बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर भी कर देना, क्योंकि जो क्लास है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन में हमारे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय अगर ये बात करें तो दोस्तों एक सेकंड रुकेंगे, आप लोग पहले अपने मानस पटल में ले आएं कि सामूहिक अचेतन क्या है, और फिर इसके बाद आप सोचें कि इसका संप्रत्यय किसने दिया था। अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में अवश्य जवाब दें, अदरवाइज मैं इसका आंसर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसमें युंग ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, कार्ल युंग द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। उनके अनुसार यदि अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव है, मतलब सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, सामूहिक अचेतन क्या है, यह क्या है, अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव है जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप से हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिला के अगर हमारे बाबा के हुआ तो पिता का हुआ, पिता से पुत्र हुआ, पुत्र से क्या होगा, उसके पुत्र को जाएगा। तो ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। ये कार्ल जुंग ने इस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया है, जिसको क्या कहते हैं, सामूहिक अचेतन। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इरोस शब्द संबंधित है। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति, भय मूल प्रवृत्ति और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोस शब्द किससे संबंधित है, जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो देखिए, इरोस शब्द का संबंध मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति से है। अगला क्वेश्चन है, अहम निर्देशित होता है। अहम, इदम अहम परमाहम, ये सिगमंड फ्रायड ने इसको 3 कैटेगरी में बांटा था, इदम, अहम और परमाहम। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो इसमें अब पूछा गया है कि अहम किसको निर्देशित करता है। तो अहम जो है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार अहम का तात्पर्य चेतन बुद्धि से है। ठीक है, यह व्यक्ति का वह अंश है जो वास्तविकता से संपर्क रखता है। यह संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्र होता है। तो यह क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्र होता है और इस वजह से यह वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है दोस्त, इसका तीसरे का दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे दोस्तों क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो कालीसिस्टोकाइनिन ये एक हार्मोन है जिसका संबंध दोस्तों दवाओं से होता है। भूख प्यास को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। यदि किसी व्यक्ति को इस हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, प्यास नहीं कम होगी, भूख कम हो जाती है। ये तीसरा विकल्प सही है। ध्यान रखिएगा, कालीसिस्टोकाइनिन अगर ये हार्मोन है तो इसकी सुई अगर किसी आदमी को घुसेड़ के लगा दिया जाए तो उस प्राणी में क्या होगा, भूख उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूं जिससे आपको याद रहे। कालीसिस्टोकाइनिन ये एक हार्मोन है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कालीसिस्टोकाइनिन क्या है, तो ये क्या है, हार्मोन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए, यहां से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेटेंट है। 100% एक क्वेश्चन, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या स्टेट हो, उसमें ये बनता ही बनता है। और आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है, जो आईक्यू का फार्मूला होता है, यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट का जो फार्मूला है, आईक्यू या बुद्धि लब्धि कह लें, ये मेंटल एज, मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु गुणा 100।
तो यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है, मानसिक आयु पूछ रहा है। एक 16 वर्षीय बच्चा कितना अंक प्राप्त करता है, 75 अंक पाता है। 16 वर्षीय बच्चा है, मतलब 16 उसकी मानसिक सॉरी वास्तविक आयु है। मेंटल एज मान लिया x है इंटू 100। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 तियाँ 75 और 4 तियाँ 12, तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग कॉपी पेन उठा के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मेनली आपको फार्मूला आईक्यू का याद रखना है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये बराबर बुद्धि लब्धि होता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपका पेटेंट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये में क्या होता है। सभी अंग होते हैं, मेरुदंड होता है, मेरुदंड मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क होता है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर मस्तिष्क और मेरुदंड ये सही होगा। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दो चीजें होती हैं। छठे का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों समाहित होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा तथा मेरुदंड हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है, खोपड़ी, स्कल खोपड़ी रहती है, और मेरुदंड क्या है, हड्डी। ये जो आपके पीठ में बीच से एक लंबी सी हड्डी आती है, हड्डी क्या कह रहे हैं, एक सीढ़ी नुमा, तो यही क्या है, स्पाइनल कार्ड है, जिसको मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, इससे पूरा शरीर का बैलेंस मतलब सही रहता है। अब अगला क्वेश्चन सातवां लेते हैं, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है। मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है और कार्य प्रारूप विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता किस प्रकार की एक विकृति है, इसको आप लोग बताएं। तो इसका सही जवाब होगा, मनोग्रसित जो बाध्यता है एक चिंताग्रस्त विकृति है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो सातवें का आपका सही जवाब चिंता विकृति। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा, याद कर लें इसको। अगला क्वेश्चन आठवां लेते हैं। ये क्रिएटिविटी से है, सृजनशीलता से। देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है, ये मेनली क्वेश्चन है। और ये किससे है, सृजनशीलता की पहचान करने के लिए। कुछ नया करना ही क्या है, सृजनशीलता है। अगर कुछ आप नए ढंग से, कुछ अगर खाना भी आप नए ढंग से खाते हैं तो वो क्या है, कहेंगे क्रिएटिविटी है। अगर यहाँ पर आप जो है मुंह भी धुलते हैं और नए तरीके से धुलते हैं तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का एक निर्माण किया है मनोवैज्ञानिक ने। उसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है एलिस पॉल टॉरेंस। क्या, एलिस पॉल टॉरेंस। इसने सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए, सृजनशीलता की पहचान करने के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है, जिसके कुछ मापक हैं, जैसे धारा प्रवाह होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, विस्तार पूर्वक एलोबोरेटिव होना चाहिए, अमूर्तता होनी चाहिए। ठीक है, अमूर्तता होनी चाहिए, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप में दिखे, जिसको छू के हार्डवेयर, एक कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर होता है ना, तो उस तरह से अमूर्त चिंतन, अमूर्तता, ये चीजें होनी चाहिए। अब दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने दोस्तों सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का क्या हो जाएगा, टॉरेंस हो जाएगा। बोरिंग क्लास तो नहीं हो रही, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, टर्मोलॉजी जो है वो थोड़ी सी कठिन है, तो थोड़ा सा आपको आराम से समझना होगा। अब मैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत ले रहा हूँ। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात अगर दोस्तों हम करेंगे तो ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है, व्यवहारात्मक सिद्धांत। बिहेवियरल जो थ्योरी है वो उसके अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है।
आप लोग ये ना करा करिए कि बस क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाए हम बस रट के निकल लें, ऐसा नहीं, थोड़ा समझा करिए चीज़ों को, मेरी बातों को थोड़ा सा सुना करिए, तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमागों में गूंजती रहेंगी। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में होंगे, तो मेरी बातें याद आएंगी और आप कभी भी एक क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। यही होगा कि हाँ सर ने बताया था कि जो थॉर्नडाइक की थियरी है, ये बिहेवियरल थ्योरी जो है या व्यवहारात्मक सिद्धांत है, उस पर बेस्ड है, उसकी श्रेणी में आएगी। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक न घुसेड़ के चले जाना, वो जीन पियाजे वाला है। मनोविश्लेषणात्मक की बात करें तो यह सिगमंड फ्रायड का है, और व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात करें तो यह थॉर्नडाइक का है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी होगी। अब देखिए, सीखने के वक्र से एक क्वेश्चन हमेशा से आ जाता है। देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, इंडिकेटर किसके हैं? सीखने में वक्र मतलब तिरछापन। आप सीख रहे हैं कोई चीज, लर्निंग प्रोसेस में अगर हिंड्रेंस क्रिएट होता है, कोई बाधा क्रिएट होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सीखने के वक्र कहते हैं। कर्व्स इन लर्निंग, कर्व्स आ जाते हैं सीखने में, पठार, ये सब समझ सकते हैं आप। तो सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसकी? प्रोग्रेसिंग के सूचक हैं, कि आपने सीखा है तो किस लेवल पर सीखा है, इसको बताते हैं सीखने के वक्र। स्ट्रेट जा रहा है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा, बहुत तेजी से नीचे आ रहा, मैं बताऊंगा सीखने के वक्र जब डिटेल्ड थ्योरी का डिस्कशन होगा। मैं एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी थियरी हैं, जैसे बनमानुस वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। और सीडीपी आप छू मंतर कर देंगे। कोई भी चाहे एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपका एमपी टेट हो, एच टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, आपका सी टेट का पोर्शन तो एकदम से हलवा हो जाएगा। लेकिन और भी जो पोर्शन सीडीपी का जो पोर्शन है, बाल विकास, बहुत ही हलवा सा है, बस इसको समझना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बहुत मस्त क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रोल आउट कर दे रहा हूं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है पर्सनालिटी का। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशो लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? सोशियो लर्निंग थ्योरी इसको कहेंगे। तो ये दोस्तों 11वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा बंडूरा और वाल्टर। बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं जो मिल करके व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। मिरर ड्राइंग टेस्ट या मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण यह किसके मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें तो अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है, अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में छात्रों को दाएं और बाएं हाथ के उपयोग के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अधिगम ऑप्शन 12वें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, जिसको अधिगम कहेंगे। सेंट्रल मेजर टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप क्या है? देखिए, मीन, मीडियन और मॉड, मीन, मीडियन और मॉड, ये क्या है? माध्य, माध्यिका और समांतर माध्य। समांतर माध्य हो गया, मीन, मीडियन हो गया, माध्यिका, और मोड हो गया, ये बहुलक कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप क्या है? 13वें का सही जवाब हो जाएगा माध्यिका, माध्यिक, ये इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, माध्यिका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन भिन्न है? 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थीमेटिक अप्रेप्शन टेस्ट है? ये टैट है, 16 PF है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रायमैन टेस्ट है। तो 14वें में कह रहा है कौन सबसे डिफरेंट है? 14वें का सही जवाब आपका दोस्तों हो जाएगा 16 PF। ये नहीं है, नहीं, टैट हो गया, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रायमैन टेस्ट ये पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, जबकि 16 PF अलग सा टेस्ट है, तो ये भिन्न है। 15वां क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे दोस्त?
बहुत अच्छा है, हैविंग हर्स्ट, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हॉलिंगवर्थ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हैविंग हर्स्ट थे। अब देखिए दोस्तों, सीखने में पलायन। कोई बच्चा सीखते सीखते क्या है, क्रिकेट के मैदान में घुस जाता है, कोई बच्चा सीखते सीखते उछल जाता है, तो इसको कहते हैं सीखने में क्या हो गया? पलायन हो गया। वो सीखना ही नहीं चाहता है। तो सीखने में पलायन किस पर आधारित है? क्या ये सकारात्मक पुनर्बलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है, विलंबित पुनर्बलन है कि पुनर्बलन की निष्क्रियता पर आधारित है? तो सीखने में जो पलायन है दोस्तों, ये जो है पुनर्बलन का सिद्धांत पहले समझ लीजिए, CL हर्ले द्वारा दिया गया था। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कहेंगे, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। ये इसकी थियरी किसने दी थी? CL हर्ले द्वारा दी गई थी। और सीखने में पलायन यानी कि अधिगम से दूर भागना, ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा ऑप्शन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, कौन सा? तो अगर हम थॉर्नडाइक के अनुसार बात करें तो प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ये इसका दूसरा सही जवाब होगा थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग क्या है? प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। 18वां क्वेश्चन लेते हैं। समय लंबा जाएगा लेकिन मैं 30 क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दूंगा। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया गया है? अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम के बारे में उसका उपयोग किया गया है। तो 18वें का सही जवाब अगर दोस्तों बात करें तो केस स्टडी, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन, तो इसको अंतदर्शन जिसको कहेंगे। तो 18वें का आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, केस स्टडी, केस अध्ययन। तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है किसमें? केस अध्ययन में। अगला क्वेश्चन 19वां लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो इसको क्या कहते हैं? बहुत प्यारा सा मस्त क्वेश्चन है। जब किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति, एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन में जो उसने सीखा है उसको दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करता है, मतलब जिस एक परिस्थिति में उसने सीखा है जो उसको दूसरी परिस्थिति में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सीधे क्या है? अधिगम अंतरण है। अधिगम क्या है? स्थानांतरण है। तो ये जो है लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये अधिगम अंतरण ये हो जाएगा। 19वें का तीसरा फिर है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? जी वालस के अनुसार अगर बात करें तो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है वो उपक्रम होता है दोस्तों, उपक्रम। 20वें का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन लेते हैं। किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पेटेंट क्वेश्चन है यूपी टेट का। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक की थियरी है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक। तो इसका जो है सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लूंगा। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। गतिशील संगठन टैगलाइन है, इसको याद रखना, जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारण करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो व्यक्तित्व की ये परिभाषा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित करेंगे। GW आल्पोर्ट का ये कथन है। 22वें का सही जवाब क्या है? GW आल्पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन है? सीखने का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफका, इन तीनों ने मिलकर दिया था। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सीखने का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफका ने दिया था। तो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलर से। 23वें का चौथा जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। 24वें का फटाफट जवाब दो। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहेंगे। स्वर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्वनि की गति, अनुक्रम संचालन, उसकी रचना, तो ये स्वर विज्ञान हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 25वां है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? तो बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ थे। तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। तर्क करना, धारण करना, पहचानना, पुनः स्मरण करना, ठीक है, दोबारा से याद करना, किसी चीज को धारण करना या उसको पहचानना, ये सब क्या है? स्मृति, मेमोरी के क्या है? एक प्रकार के आयाम है। लेकिन तर्क करना, आर्गुमेंट करना, मेमोरी में आर्गुमेंट कहाँ आएगा भाई? कहेंगे याद करो चीज, तो आप पुनः स्मरण करेंगे कि मैंने कहाँ देखा था, कैसे देखा था, फिर उसको धारण करेंगे, फिर या उसको पहचानेंगे कि हाँ यही है। तो ये सब मेमोरी के प्रोसेस हैं, लेकिन आर्गुमेंट नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। अब टैट किसके द्वारा बनाया गया था? फिर थीमेटिक अप्रेप्शन टेस्ट, यानी कि टैट किसके द्वारा बनाया गया था? 26वां क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। टैट एक प्रकार का परीक्षण है और इसको मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की विधि नाम दिया गया था, जिसको मरे ने बनाया था। किसने? मरे ने, ठीक है। मॉर्गन और मुरे या मरे, कुछ भी आप कहो, 1935 में इसका प्रस्तुतिकरण किया था मॉर्गन और मुरे ने, ठीक है, मॉर्गन और मुरे ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? 27वां है, जब किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा उत्पन्न होती है, तब वह क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कुंठा कहलाती है। डिप्रेशन में चला गया, कुंठित हो गया। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में कोई हमने एम बनाकर रखा है, उसमें बाधा आ गई, तो हम कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं कि हे यार क्या किया, नहीं हो पाया, तो ये कुंठा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को, आंख के कलर को आनुवंशिकता प्रभावित करेगी कि समाज प्रभावित करेगा कि हार्मोन प्रभावित करेगा कि वातावरण? समाज से क्या, तुम्हारी आंख से क्या मतलब है, ठीक है, तो ये बिल्कुल से नहीं हो जाएगा। तो वातावरण से क्या मतलब तुम्हारी आंख से? हार्मोन से क्या मतलब है? हेरिडिटरी होता है, आनुवंशिकता से संबंधित, ठीक है। तो आनुवंशिकता के कारण बहुत सारे गुण अवगुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, आंखों का रंग भी उनमें से एक है, ठीक है, आनुवंशिकता। 29वां क्वेश्चन लेते हैं, आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु बात करें तो इसका मापन ये किससे संबंधित है? बुद्धि, इंटेलिजेंस से संबंधित है। आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों इस वीडियो सेशन का। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, पहली बार इतना ज़्यादा 25 मिनट का वीडियो हो रहा है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करेगा तो यह किसका उदाहरण बनता है? मतलब खिसियानी बिलारी अगर खंभा नोचेगी तो ये किसका उदाहरण है? 30वें क्वेश्चन का बहुत ही सुनहरा सा जवाब है, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र द्वारा घर आकर छोटी बहन पर अगर गुस्सा उतारा जाएगा तो ये विस्थापन का उदाहरण है। क्या है? विस्थापन हो रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो क्या है, दूसरी जगह निकाल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहे हैं 30 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। अगर 30 क्वेश्चन आपने शुरू से लास्ट तक देख लिए होंगे तो दावा है कि अगला यूपी टेट में 4 से 5 क्वेश्चन आप हिप हिप हुर्रे करके सही कर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए और लगातार सीडीपी की सीरीज चलती रहेगी। पर डे 20, 30, 40, 50 जैसे जैसे मज़ा आएगा क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, उतना टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, जुड़े रहिए एजुकेशन मंत्रा के साथ। नए लोगों से सजेस्ट करिए एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसी तरह से हमारी फैमिली बढ़ती रहे और इसी तरह से स्टडी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।